हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। आज हम सभी लोग एक बार फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स को ही। आज हम इसे थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये सीखा कि रेट कितने टाइप का होता है, साथ ही साथ हमने देखा एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट जो कि रेट के टाइप्स हैं, उन्हें ग्राफ की हेल्प से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और साथ ही साथ में हमने एक दो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी की थी जिससे हमारा कॉन्सेप्ट इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड एकदम क्लियर हो गया था। आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, मतलब उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए इंडिविजुअली रेट किस तरह से कैलकुलेट करें। बात आई समझ में? तो एकदम आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। तो बिल्कुल आप अपना पूरा का पूरा फोकस बनाए रखेंगे क्लास पे। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। कॉपी पेन अपने आप लोग निकाल लीजिए, एकदम तैयार कर लीजिए और लिखिए हेडिंग उसमें सबसे पहले कि हाउ टू कैलकुलेट रेट इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मतलब अलग अलग, ठीक है। क्या मैं कहना चाहता हूं, मेरी भावनाएं क्या हैं, उन्हें मैं बोर्ड पे उतारता हूं, आप सब भी देखिए एकदम आराम से। सपोज करिए मेरे पास एक कोई रिएक्शन है, A प्लस B से मुझे मिल रहे हैं मेरे प्रोडक्ट्स C और D। बात आ गई आपको समझ में? यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ x टाइम्स ऑफ A y टाइम्स ऑफ B इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ C एंड बीटा टाइम्स ऑफ D। बात आई आपको समझ में? ये x y अल्फा बीटा क्या है, बिल्कुल आपको मालूम है, ये सब है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, या फिर इनका कॉमन नेम क्या होता है? मोलर कोफिशिएंट्स। समझ में आ गई ना बात आपको? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के आगे जो नंबर्स लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स या फिर मोलर कोफिशिएंट्स। और ये करते क्या हैं? ये मुझे इस बात का एक जनरल आइडिया प्रोवाइड करते हैं कि मेरे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, मतलब रिएक्टेंट्स किस रेशियो में रिएक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स किस रेशियो में फॉर्म हो रहे हैं। जैसे अगर एक कॉमन हम एग्जांपल ले लें कि N2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2 से 2 टाइम्स ऑफ NH3 का फॉर्मेशन होता है, तो देखिए ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है। और यहाँ पर देखिए ये जो 3 है ये 2 है, यहाँ नाइट्रोजन के आगे जो 1 लिखा हुआ है ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं और 2 के रेशियो में मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। बात आई ना आपको समझ में? यहाँ पर ये जो 1, 3, 2 आपको दिख रहे हैं ना, यही है मोलर कोफिशिएंट्स। अब इस जनरल रिएक्शन के लिए तो मुझे मालूम है नहीं क्या क्या होगा, तो मैंने अपनी तरफ से x, y, अल्फा और बीटा ले लिया है। तो आई होप अब आपको यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। 11th कॉन्सेप्ट, 11th में का ये कॉन्सेप्ट है आपका बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर का, बिल्कुल आसान सा। अब देखिए यहाँ पर अगर ना आपसे हम लोग अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर कभी हमसे यहाँ पे ये पूछे कि अगर मान लीजिए A का रेट क्या है, RA है, और आपको ये गिवन कर दें, मतलब ये रेट आपको दे दे और आपसे बोले कि आप B हो गया, C हो गया, D हो गया, इन सब के रेट बताइए क्या होंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते समय ना फंस जाएंगे, क्योंकि हमने इंडिविजुअल रेट लिखना तो सीखा है, लेकिन एक का रेट हमें प्रोवाइड कर दें और उससे हमें बाकी सबके रेट वगैरह कैलकुलेट करने पड़े, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ेंगे ना। बिल्कुल आपको क्या करना होगा, समझ गए ना टारगेट क्या है हमारा? ऐसी प्रॉब्लम्स को अगर मुझे सॉल्व करना है, इंडिविजुअल रेट्स निकालने हैं, तो कैसे करेंगे इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मेथड एकदम कमाल का मेथड है, ध्यान से आप लोग बस देखते जाइएगा। मेथड ये होता है कि आप कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लीजिए। ये आपके लिए क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी BCE मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। आप क्या करिए, जो भी कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ना उनके इंडिविजुअल रेट्स अपनी अपनी तरफ से लिख लीजिए। जैसे A है तो मैं मान लेता हूँ A का रेट कितना है, RA।
इज इक्वल्स टू लगा दीजिए, बी का रेट लिख लीजिए, बी का रेट कितना है आर बी, फिर इक्वल्स टू लगाइए, सी है तो सी का रेट अपनी तरफ से कितना मान लिया आर सी, और डी है तो इसका इक्वल्स टू लगा के अपनी तरफ से रेट कितना मान लिया आर डी। बात आई ना समझ में। अभी देखिए हम साइन की बातें यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ये अंडरस्टूड है, यहीं पर ये बात मेंशन है कि रेट नेगेटिव होगा ए और बी के लिए और पॉजिटिव होगा किसके लिए, सी और डी के लिए। समझ गए बात आप। अब क्या करिए, ये सबके रेट आपने इक्वल करके लिख लिए। अब फिर से ए पर आइए, ए का जो मोलर कोफिशिएंट आपको दिख रहा है x, उससे a में डिवाइड लगा दीजिए। बात आ गई समझ में। b का जो मोलर कोफिशिएंट है y, उसमें b वाले टर्म में डिवाइड लगा दीजिए। c के मोलर कोफिशिएंट से c वाले टर्म में और d के मोलर कोफिशिएंट से d वाले टर्म में डिवाइड लगा दीजिए। तो ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने बन के आ रही है ना, ये एक्सप्रेशन भी इक्वल होती है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। ये एक्सप्रेशन भी आपको निकाल के यहाँ से क्या देने वाली है, रेट ऑफ रिएक्शन ही। लेकिन इसका फायदा देखिए ये है ना कि आपने ए बी सी और डी चारों के रेट में ना एक सटीक सा रिलेशन फिक्स कर लिया है, और अब इस रिलेशन को यूज करते हुए आप इंडिविजुअल रेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सारे टर्म्स आपस में इक्वल हैं, तो अगर किसी भी एक का रेट यहाँ से आपको मालूम हो ना, तो बाकी सबका रेट आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पे कोई समस्या होने वाली नहीं है। समझ में आ गई बात आपको, एकदम समझ में आ गई होगी, और ज़्यादा समझ में आएगी जब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। तो प्रॉब्लम्स मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। प्रॉब्लम्स अगर हम सॉल्व कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर तो मेरा डाउट एकदम से क्लियर होने वाला है। बट प्रॉब्लम को चलिए सॉल्व करने से पहले ना हम लोग एक काम करते हैं, हम किसी एक जनरल रिएक्शन के लिए अपनी तरफ से ये रेट की एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ठीक, इन जनरल हम इस तरीके को क्या बोलते हैं, रेट एनालिसिस बोला जाता है इसे। तो हम लोग भी इसे रेट एनालिसिस कहकर ही बुलाएंगे, रेट एनालिसिस। तो अब चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि रेट एनालिसिस क्या होता है, कैसे करते हैं। तो चलिए हम इसी वाली रिएक्शन के लिए, जैसे ये N2 + 3H2 से 2 टाइम्स ऑफ NH3, इसके लिए कर लेते हैं अपने रेट का एनालिसिस। तो इसके लिए अगर मुझे ये रेट एनालिसिस एक्सप्रेशन लिखनी पड़े अगर, तो हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ N2, ठीक है। यहाँ पर जो आपको N2 पहले दिख रहा है, रेट ऑफ N2 डिवाइड लगाएंगे किससे, N2 के मोलर कोफिशिएंट से। तो इसका मोलर कोफिशिएंट कितना 1, तो यहाँ पे डिवाइड लगा दिया 1 से, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ H2। तो रेट ऑफ H2 डिवाइड बाई इसका मोलर कोफिशिएंट जो कि कितना है 3, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अमोनिया यानी NH3 और डिवाइड बाई इसका मोलर कोफिशिएंट 2। तो अब ये मैंने रेट एनालिसिस एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख ली, जो कि ये मेरी गिवन इक्वेशन है यहाँ पर इसके लिए। और अब यहाँ से अगर मुझे N2H2 या अमोनिया में से किसी भी एक का रेट मालूम है तो मैं सबके इंडिविजुअल रेट्स आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, प्रिकॉशन बोला जाता है ना, प्रिकॉशन क्या क्या आपको लेना है रेट एनालिसिस लिखने के लिए। जो भी ये आपकी केमिकल इक्वेशन हो वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए ही आप हमेशा यहाँ पर रेट एनालिसिस एक्सप्रेशन लिखेंगे। अदरवाइज बैलेंस नहीं होगी अगर रिएक्शन, आपके ये मोलर कोफिशिएंट्स गड़बड़ आएंगे और ये गड़बड़ हो गए तो आपका पूरा का पूरा रेट वाला टर्म ही यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान क्या रखना है, मोलर कोफिशिएंट हमेशा हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही उठाएंगे। नहीं होगी बैलेंस अगर इक्वेशन तो अपनी तरफ से उसे बैलेंस कर लेंगे। समझ में आई बात आपको। चलिए अब हम लोग ना एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं कुछ, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। प्रॉब्लम्स आपको दिखाई पड़ेंगी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर नहीं अगर आपने फ़ोन भी लिया है तो उस पर भी दिखाई पड़ेगी। कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर पर ही दिखेगी। तो पहली प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पढ़ता हूँ, बेसिक सी प्रॉब्लम है, करवा देता हूँ आपको ताकि डाउट आपका क्लियर हो जाए। देखिएगा आप सब भी, हमसे कह रहा है राइट द बैलेंस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिलेशन। एक हमें ना बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है, ये फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है। एक्सक्यूज मी, अब ठीक है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम दे रखा है। रिलेशन क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में, हाफ ऑफ माइनस में
dB by dt is equals to 1/3 dA by dt is equals to 2 times of dC by dt is equals to 1/4 of माइनस में डी बाय डी टी। बात आई आपको समझ में? आपसे कह रहा है कि इस रिलेशन को देखते हुए आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखकर दिखाइए। एकदम बड़ी खूबसूरत सी ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम जो है ना एकदम सिंपल है। इस प्रॉब्लम को करने में आपको ज़रा भी दिमाग ही नहीं लगाना है। अब देखिए ये रिलेशन ना इतना गड़बड़ तरीके से हमें लिख के वो दे रहा है ताकि हम पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आप बस क्या करिए ना, सॉल्यूशन में आपको बताता हूँ इसको आप ना सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, तब आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिखेंगी कि आपको करना क्या है एक्चुअली में। देखिए dB by dt मतलब ये क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ B दिया हुआ है। बात आई ना आपको समझ में? जैसे dC by dt क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारे लिए रेट होता है। अब यहाँ पे dB by dt दिया है मतलब ये इंडिविजुअल रेट लिख रहा है किसका, B का, तो dB by dt हमारे लिए क्या है, रेट ऑफ B, तो हम इसको बोल देते हैं ये हमारे लिए क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ B। अच्छा, इसी तरह से dA by dt मतलब क्या, रेट ऑफ A, dC by dt मतलब क्या, रेट ऑफ C, और dd by dt का मतलब क्या, रेट ऑफ D। बात आ गई ना आपको समझ में? अब रेट से आप एक चीज ये जान गए कि जो भी केमिकल इक्वेशन हम लिखेंगे उसमें A, B, C और D ही मेरे कंपोनेंट्स हैं इंडिविजुअल रिएक्शन के। लेकिन आपको इसमें ये नहीं मालूम है ना कि कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर हमें इक्वेशन लिखनी है तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को तो आइडेंटिफाई करना ही होगा। तो अब आप वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी आपको इसी रिलेशन में एक राज छुपा के दिया है उसने। राज ये है कि अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे B का रेट नेगेटिव है, A का रेट पॉजिटिव है, C का रेट पॉजिटिव है और D का रेट भी कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव रेट किसके लिए हम यूज करते हैं, रिएक्टेंट्स के लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब मेरे लिए जो B है वो क्या है, रिएक्टेंट है, A क्या है, प्रोडक्ट है, C क्या है, ये भी प्रोडक्ट है, और D क्या है, रिएक्टेंट है, क्योंकि इनके लिए रेट कैसा है, नेगेटिव है। अब आपको रिएक्टेंट्स मिल चुके हैं, प्रोडक्ट्स भी मिल चुके हैं, समझ में आ गई बात? तो आप क्या करिए, सिंपल एक केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए। क्या, रिएक्टेंट सबसे पहले लिखेंगे तो रिएक्टेंट में B है और कौन है, D है, तो B प्लस D रिएक्ट करके आपस में मुझे देते हैं क्या, प्रोडक्ट्स A और C। तो A प्लस C ये क्या हो गए, मेरे प्रोडक्ट्स हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए हमसे बोला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी है, मतलब मुझे B, D, A और C के स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी मालूम होने चाहिए कि इनके स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आखिर में क्या होंगे, ये कहाँ से मुझे मिलेंगे। तो आप जरा ध्यान दीजिए, अभी जब हम यहाँ पीछे रेट एनालिसिस के एक्सप्रेशन लिख रहे थे तो नीचे डिवाइड लगाते थे हम किससे, मोलर कोफिशिएंट से। अब यहाँ पे देखिए ये हाफ ऑफ माइनस dB by dt लिखने का मतलब ये हमें इनडायरेक्टली रेट ऑफ B by 2 लिख के दे रहा है। बात आ गई ना आपको समझ में? यहाँ पे 1/3 ऑफ dA by dt मतलब RA by 3 लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें थोड़ा सा उसने उलझाने के लिए एक काम गड़बड़ ये कर दिया है कि 2 को उसने ऊपर लिख दिया है, लेकिन रेट एनालिसिस वाली जो एक्सप्रेशन थी ना उसमें मैंने देखा था कि ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या थे, रेट थे। जो भी मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड हम लगाते थे वो नीचे के टर्म में लगाते थे, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में हमें कुछ भी मोलर कोफिशिएंट का टर्म इन्वॉल्व नहीं करना होता था। लेकिन यहाँ तो हमें 2 ऊपर दे रखा है ना, तो इसका मतलब हमें इसे नीचे लाना होगा। तो देखिए जरा गौर से, 2 टाइम्स ऑफ RC लिखा है, क्या मैं इसको RC अपॉन में 1/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से अब 2 अगेन ऊपर चला जाएगा तो ये 2 टाइम्स ऑफ RC ही बन जाएगा। मतलब 2 टाइम्स ऑफ RC लिखूं चाहे RC अपॉन में 1/2 लिखूं, दोनों बातें सेम ही है। बात आई ना समझ में? अब यहाँ से फाइनली देख लीजिए आपका मोलर कोफिशिएंट का टर्म नीचे आ गया है, बस इसीलिए मैंने ये किया। और यहाँ से D की बात करें तो ये हमें लिख के दे रखा है RD/4। तो यहाँ से आप देखिए ये जो B2, 3, हाफ और 4 मिला है, ये मेरे लिए
मोलर कोफिशिएंट्स है। तो अब मैं अपनी कंप्लीट रिएक्शन यहाँ से लिख सकता हूँ। बी का मोलर कोफिशिएंट कितना है 2, डी का मोलर कोफिशिएंट कितना है मेरे लिए 4 है, ए का मोलर कोफिशिएंट कितना है हमारे लिए 3 और सी का मोलर कोफिशिएंट कितना है 1/2 है, यानी कि हाफ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 1/2 टर्म यहाँ नीचे इन्वॉल्व है। समझ में आ गई बात आपको। अब देखिए एक तो आपका ये आंसर हो गया, आप यहीं पे एक आंसर अपना छोड़ सकते हैं। अगर अब कुछ बच्चे ये होंगे कि उनको ये फ्रैक्शनल टर्म यहाँ अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो आप बस सिंपली क्या करिए, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ बी प्लस यहाँ पे 8 टाइम्स ऑफ डी से 6 टाइम्स ऑफ ए प्लस में सी, यहाँ पर ये एक और आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई। बात आई ना आपको समझ में। तो आप क्या ये वाली इक्वेशन यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं? तो लिख तो आप इसको सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी रॉन्ग। कैसे रॉन्ग हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर आपके जो टर्म्स इन्वॉल्व है, देखिए 2, 3, 2 या 4, अब ये इक्वेशन आपकी इसके अकॉर्डिंग रॉन्ग ना हो, उसके लिए आपको बस करना ये पड़ेगा कि आप यहाँ से पूरे टर्म में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो फिर यही बन जाएगा। तो ओवरऑल कुल मिला जुला के आप अगर अपना आंसर यहीं पर छोड़ देते हैं तो ये करेक्ट माना जाएगा। इतनी नौटंकी करने की आपको कोई आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई ना बात आपको? तो ये मैं यहाँ पे फिर से रफ कर दे रहा हूँ, इसे लिखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमसे लिखने के लिए बोला था, जो हमने लिख के दिखा दी। ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही बढ़िया है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको रेट एनालिसिस की जो एक्सप्रेशन है वो अच्छे से आपने नहीं पढ़ी है, अच्छे से आपको नहीं आती है, तो ये प्रॉब्लम आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? तो चलिए, समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिएगा आप लोग अपनी स्क्रीन पे, हमसे आगे कह रहा है फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नीचे हमें एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है और कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं, और हमसे कह रहा है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आप लोग ढूंढ कर बताइए। बात आई समझ में? तो देखिए हमें एक बड़ी प्यारी सी इक्वेशन दे रखी है, a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b गिव्स आउट 3 टाइम्स ऑफ c प्लस d। बात आ गई आपको समझ में? आगे मुझसे क्या कह रहा है? पहला कि रेट ऑफ बी इज ट्वाइस द रेट ऑफ ए, रेट ऑफ डी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ ए। सेकेंड है रेट ऑफ सी इज 1/3 द रेट ऑफ ए एंड रेट ऑफ डी इज हाफ द रेट ऑफ बी। मतलब 4 ये स्टेटमेंट्स मुझे दे दिया है और पूछ रहा है कि इसमें से गलत वाला कौन सा है। तो देखिए चारों स्टेटमेंट में ना हमसे थोड़ा सा खिलवाड़ ये किया गया है कि हमें एक दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं इन केमिकल इक्वेशंस के, उनके इंडिविजुअल रेट्स को आपस में कंपेयर करना है कि इनके इंडिविजुअल रेट्स कैसे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और ये काम मैं किसकी हेल्प से करूंगा? रेट एनालिसिस एक्सप्रेशन की हेल्प से, क्योंकि अगर मुझे वो नहीं आती तो मुझे फिर कुछ भी नहीं आता इस क्वेश्चन में। समझ में आ गई ना बात? तो इंडिविजुअल रेट कंपेयर हमें करना है, हमें ये हिंट यहाँ से मिल गई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के लिए, सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस इक्वेशन के लिए रेट एनालिसिस एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। रेट ऑफ ए अपॉन में इसका मोलर कोफिशिएंट कितना है 1 है। समझ में आ गई बात आपको? इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बी अपॉन में इसका मोलर कोफिशिएंट 2 is equals to rate of C divided by its molar coefficient 3 and rate of D divided by its molar coefficient 1। तो ये हमने यहाँ पे लिख ली रेट एनालिसिस एक्सप्रेशन। अब हम ना एक एक स्टेटमेंट को अपने क्रॉस चेक करते हैं, और इसी क्वेश्चन में देखिए मैं आपको कंपेयर करना भी सिखा दूंगा कि किस तरह से इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम इंडिविजुअल रेट्स को कंपेयर करते हैं। समझ में आई बात? पहला स्टेटमेंट जो है हमारा हमसे क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ बी इज ट्वाइस द रेट ऑफ ए। मतलब मुझे ए और बी के रेट के बीच में रिलेशन देखना है कि कैसा है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपसे बोला है ए और बी में चेक करिए, तो आप बस क्या करिए ना, ये दोनों टर्म यहाँ से काट के निकाल के अलग कर लीजिए। तो हमने अलग क्या कर लिया, आर ए अपॉन में 1। जब भी आपको जिसके बीच में बस चेक करना हो ना, उन दोनों टर्म्स को निकाल के अलग कर लीजिए, बाकी एज इट इज छोड़ दीजिए। तो आर ए अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू
RB अपॉन में 2। हमें बस इतने का ही काम है क्योंकि मुझे A और B के रेट में रिलेशन देखना था। आपसे क्या बोला है कि रेट ऑफ B इज ट्वाइस द रेट ऑफ A। यहाँ से देखिए, अगर हम देखें, अगर मैं इसका इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो RB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ RA। बात आ रही है समझ में? देखिए ये मल्टीप्लाई हुआ, ये तो 1 है तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं, तो रेट ऑफ B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेट ऑफ A। और हमसे स्टेटमेंट में भी क्या बोला है कि रेट ऑफ B इज ट्वाइस द रेट ऑफ A, जो कि बात यहाँ से क्लियर होती है। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे कि B का रेट A के रेट का 2 टाइम्स है, ट्वाइस है, तो इसका मतलब जो पहला वाला मेरा स्टेटमेंट है ना, वो कैसा है, करेक्ट है, एकदम सही है। लेकिन मुझे कौन सा ढूंढना है, इनकरेक्ट वाला। तो चलिए अब हम लोग इसकी तलाश करते हैं इनकरेक्ट की। सेकेंड वाला स्टेटमेंट मुझसे क्या कह रहा है कि रेट ऑफ D इज इक्वल्स टू रेट ऑफ A। मतलब इस बार मुझे A और D में चेक करना है, तो इस बार मैं A और D के टर्म्स निकाल के अलग कर लूंगा, ये वाला और ये वाला। तो देखिए रेट ऑफ A अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ D अपॉन में 1। बात आई समझ में? 1 से उड़ा 1, तो यहाँ से क्या हमारा फाइनल रिजल्ट बन के आ रहा है, रेट ऑफ A इज इक्वल्स टू रेट ऑफ D। बात आई ना आपको समझ में? मतलब A और D का जो रेट है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। और हमसे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है उसमें बोल रहा है कि रेट ऑफ D इज इक्वल्स टू रेट ऑफ A। ये बात भी हमने देख लिया यहाँ से कि सही है, तो ये बात भी हमारी सही होती है सेकेंड स्टेटमेंट की। थर्ड स्टेटमेंट को हम अपने क्रॉस चेक करते हैं एक बार। तीसरा जो स्टेटमेंट है हमारा, इसमें हमसे क्या बोला है, रेट ऑफ C इज 1/3 द रेट ऑफ A। C और A के रेट में रिलेशन बैठाना है, तो RA अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू RC अपॉन में 3। यहाँ से A का अगर आप रेट देखें तो हमसे स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। रेट ऑफ C इज 1/3 द रेट ऑफ A। रेट ऑफ C अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए रेट ऑफ C इज इक्वल्स टू आएगा यहाँ से 3 टाइम्स द रेट ऑफ A। लेकिन हमसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या बोला है कि C का रेट A के रेट का 1/3 है, ये हमसे स्टेटमेंट में बोल रहा है। लेकिन हम तो यहाँ से देख रहे हैं कि C का जो रेट है वो A के रेट का 3 टाइम्स है, 1/3 नहीं है, 3 टाइम्स है, 3 गुना है, 1/3 नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है मेरा वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेरे से बोल रहा है कि रेट 1/3 होगा, जबकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि मेरा जो रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ A आ रहा है इस इक्वेशन के लिए। तो एक तो ये हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा मिल गया कि यही वाला मेरा एक्सप्रेशन जो है, सॉरी स्टेटमेंट जो वो गलत है। एक स्टेटमेंट और बच रहा है, उससे भी हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, हो सकता है मल्टीपल इनकरेक्ट वाले हो सकते हैं। तो फोर्थ वाले में हमसे क्या बोला है कि रेट ऑफ D इज हाफ द रेट ऑफ B। मतलब D और B में चेक करना है। तो देखिए रेट ऑफ B, ये फोर्थ वाला हम चेक कर रहे हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ B बाई 2 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ D बाय 1। ये हमें दिया हुआ है, ये हमारी एक्सप्रेशन है रेट एनालिसिस की। यहाँ से हमसे कह रहा है क्वेश्चन में रेट ऑफ D इज हाफ द रेट ऑफ B। तो यहाँ से अगर आप रेट ऑफ D निकालेंगे तो ये इज इक्वल्स टू किसके आएगा, RB बाई 2 के। और आप खुद देख रहे हैं कि D का रेट B के रेट का आधा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरा फोर्थ वाला सही है। तो गलत स्टेटमेंट सिर्फ कौन सा है मेरा, थर्ड वाला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से एकदम क्लियर कट सॉल्व हो जाएगा यूजिंग दिस एक्सप्रेशन ऑफ रेट एनालिसिस। और यहीं पर आप एक और बात भी सीख गए कि अगर आप कभी मुझे किसी क्वेश्चन में इंडिविजुअल रेट कैलकुलेट करना होगा तो मैं किस तरह से इस इक्वेशन का यूज करते हुए कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है ना, जो कैलकुलेशन करनी होगी बस वही टर्म्स हम निकाल के अलग कर लेंगे, बाकी को एज इट इज छोड़ देंगे। समझ गए आप? तो चलिए एक मैं अगली प्रॉब्लम इसी के बेसिस पे आपको करा देता हूं ताकि आपका डाउट और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड प्रॉब्लम है उसमें हमसे कह रहा है, एक इक्वेशन दे रखी है हमें 4 टाइम्स ऑफ NH3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ O2 से 4 टाइम्स ऑफ NO प्लस 6 टाइम्स ऑफ H2O। ये नाइट्रिक एसिड को, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड को, NO को प्रिपेयर करने का एक मेथड है जो आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम के एक चैप्टर में। इस बार नाइट्रोजन फैमिली को भी ऐड कर दिया गया वापस से। ये एक खुशखबरी कह लीजिए चाहे दुख खबरी कह लीजिए आपके लिए कि इस कोरोना लॉकडाउन पीरियड में कोर्स को बढ़ाने की जगह
घटाने की जगह सॉरी बढ़ा दिया गया है। सॉलिड स्टेट चैप्टर लास्ट ईयर रिमूव कर दिया गया था, बट ये चैप्टर अगेन इंक्लूड कर दिया गया है आपके सिलेबस में। और जो आपका नाइट्रोजन फैमिली पी ब्लॉक वाला ग्रुप था वो भी रिमूव किया गया था लास्ट ईयर, बट इस साल उसे फिर से इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये कम करने की जगह बढ़ाया गया है कोर्स आपका। जो बच्चे नॉलेज गेन करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है, और जो लोग सिलेबस को देखते हुए एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये बड़े दुख की बात होगी। तो किसके लिए खुशखबरी है, किसके लिए दुख खबरी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो के नीचे। और अगर अब जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो बढ़िया लगेगा तो वीडियो को लाइक भी आपको करना है। बात आ गई समझ में? चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दे रखी है 4 टाइम्स ऑफ NH3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ O2 से नाइट्रिक ऑक्साइड कितना 4 टाइम्स और प्लस 6 टाइम्स ऑफ H2। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे हमसे कह रहा है, फर्स्ट इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कह रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया मींस NH3 decreases from 0.2 molarity to 0.1 molarity in 10 seconds then find decomposition rate of O2। बात आई समझ में? आपसे कह रहा है कि अगर अमोनिया का कंसंट्रेशन इस इक्वेशन में 10 सेकंड में 0.2 मोलैरिटी से घट के 0.1 मोलैरिटी हो जा रहा है तो आप ये बताइए कि O2 का डीकम्पोजिशन रेट कितना होगा। अब क्योंकि O2 रिएक्टेंट है तो जाहिर सी बात है इसका रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ही हमसे पूछेगा। समझ में आ गई ना बात? तो इसी क्वेश्चन को हम लोग पहले कर लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है हमारा उसको भी हम देखते हैं फिर इसके बाद। यहाँ पे देखिए हमें करना क्या होगा। मुझे जो है ना इन्फॉर्मेशन किसके बारे में गिवन है, देखिए क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है अमोनिया के बारे में, और मुझसे पूछा किसके बारे में जा रहा है, ऑक्सीजन के बारे में। एक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, दूसरे के बारे में पूछ रहा है, तो इससे मुझे ये हिंट मिल जाती है कि मुझे यहाँ पे रेट एनालिसिस को अप्लाई करना ही पड़ेगा। बात आ रही ना समझ में? रेट एनालिसिस हम कैसे लगाएंगे, तरीका हमें मालूम है, फटाफट एकदम लिखेंगे। अच्छा एक और चीज़ देखिए, एक और चीज़, अगर आपको पता चल गया कि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है और ये मुझसे पूछ रहा है ना, तो आपको अब सबके लिए यहाँ पर रेट एनालिसिस एक्सप्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बस 2 के लिए ही लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आखिर आपको ज़रूरत उसी की है। अगर आप पूरा भी लिखेंगे तो आखिर आपको उन्हीं 2 टर्म्स से सिर्फ यूज़ करना है, उन्हीं 2 टर्म्स का काम है आपको। तो ये एक अच्छा तरीका होगा, टाइम बचेगा आपका। मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ये पता करना है, तो इन्हीं दोनों के लिए मैं लिख रहा हूँ। रेट ऑफ NH3 डिवाइड बाई इट्स मोलर कोफिशिएंट 4 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ O2 डिवाइड बाई इट्स मोलर कोफिशिएंट 5। समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ से क्या रेट ऑफ NH3 अगर मुझे पता चल जाए तो मैं रेट ऑफ O2 निकाल लूँगा, बड़े आराम से निकाल लूँगा। क्या बताइए आपको रेट ऑफ NH3 दिया गया है क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं दिया गया है। हमें तो अमोनिया का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, चेंज कितना हो रहा है, टाइम दिया हुआ है कि टाइम में कितना चेंज आ रहा है। तो दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, इसी के हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे ना रेट। हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। आर एवरेज, एवरेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको बोल रहा है इन क्वेश्चन 10 सेकेंड्स में ये चेंज आया है, इसी वजह से एवरेज। अगर बोलता है 10 सेकेंड पर तो हम इंस्टेंटेनियस यूज करते। तो आर एवरेज इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो अब मैं डायरेक्टली करता हूँ, देखिए यहाँ से C फाइनल माइनस C इनिशियल होता है। बोल रहा है अमोनिया का फाइनल कंसंट्रेशन है 0.1 मोलैरिटी और शुरुआत में कितना था 0.2 मोलैरिटी। जाहिर सी बात है कि शुरुआत वाला ज़्यादा होगा और बाद वाला कम, क्योंकि अमोनिया रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होता है। ये जो दुर्घटना हुई है ये हुई कितने समय में है, 10 सेकेंड्स में हुई है, मतलब टाइम इंटरवल आपको कितना दे रखा है 10 सेकेंड का। यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 0.1 माइनस 0.2 आता है, माइनस का 0.1, लेकिन मॉड लगा होने की वजह से ये पूरी वैल्यू होगी पॉजिटिव, तो 0.1 डिवाइड बाई 10 बाहर आ गया मॉड से, और ये फाइनली किसके बराबर आएगा 0.01 के। समझ में आई बात, मोलैरिटी पर सेकेंड। अब ये देखिए पॉइंट में जो कैलकुलेशंस वगैरह करने के ये जो नियम होते हैं ना, ये बड़े बेकार टाइप के होते हैं, पॉइंट्स वगैरह हमारा काम मुश्किल कर देते हैं। तो मैं इसे देखिए क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/100
इसमें कोई डाउट है? 1/100 भी यही नंबर आएगा 0.01, और 1/100 को मैं सिंपली 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ। यहाँ देखिए 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा मोलैरिटी पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया? ये मेरा आ गया आर एवरेज, और ये जो आर एवरेज आया ये किसके लिए आया है? अमोनिया के लिए, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन और टाइम इंटरवल की ये जो सारा खेल दे रखा था ये किसके लिए दिया था? अमोनिया के लिए दिया था। तो ये आ गया रेट आपके लिए अमोनिया का। रेट मिला तो मेरा काम बना। अब यहाँ से काम कैसे बना? मुझे फाइंड करना है डीकम्पोजिशन रेट ऑफ O2। मैं क्या करूँगा? जिसका रेट निकालना है ना उसको सबसे अलग कर दूंगा। तो रेट ऑफ O2 इज इक्वल्स टू, देखिए क्या हो जाएगा, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 डिवाइड बाई 4, ये जो 4 नीचे है, इनटू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ NH3। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। इज इक्वल्स टू देखिए 5/4 इंटू रेट ऑफ NH3 अभी अभी हमने निकाला है कितना? 10 टू दी पावर -2 मोलैरिटी पर सेकेंड। तो 10 टू दी पावर -2 यहाँ पुट किया। अब देखिए जब हम इससे इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये आएगा 1 पॉइंट, यहाँ 1 बचा, अगेन 2 5। क्या आपको इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट आपको नहीं होगा इसमें। तो 1.25 इंटू 10 टू दी पावर -2 मोलैरिटी पर सेकेंड। ये क्या आ गया आपके लिए? O2 का डीकम्पोजिशन रेट। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका सॉल्व हो गया रेट एनालिसिस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए। फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व। देखा आपने कितनी सिंपली हमने सॉल्व कर दिया। हमें बस देखिए इन्फॉर्मेशन किसके बारे में थी? अमोनिया के बारे में। और अमोनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने उसका रेट वहाँ से निकाल लिया, और अब इस रेट एक्सप्रेशन का यूज करते हुए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं एक आज़ाद पंछी हूँ, पंछी बना उड़ता फिरूं मस्त गगन में। गाना आप सबने सुना होगा, बड़ा अच्छा गाना है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चलिए सेकंड वाला देखते हैं, टाइम पास बहुत हुआ। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या करें? इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमसे बोल रहा है फॉर्मेशन रेट ऑफ H2O बताइए कितना होगा। H2O का हमसे फॉर्मेशन रेट पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो इसका फॉर्मेशन होगा ना। अब फिर वही काम हमें करना है। मुझे अमोनिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन इस बार मालूम है, O2 के बारे में भी मालूम है, H2O के बारे में पूछ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, अमोनिया और H2O के बीच के लिए मैं एक रेट एनालिसिस एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ अच्छे से। आप O2 H2O के बीच में भी लिख सकते हैं, सेम आंसर ही आएगा। बट अमोनिया हमारा इनिशियल का इसी का हमें सब कुछ दिया था तो हम इसी से काम अपना चला लेते हैं। रेट ऑफ NH3 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू, पूछा किसके बारे में? H2O के बारे में। तो रेट ऑफ H2O डिवाइड बाई स्मॉलर कोफिशिएंट 6। क्या आपको इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ये 2 से दोनों चले जाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 होता है। मतलब रेट ऑफ H2O इज इक्वल्स टू है 3/2, अच्छे से लिख देते हैं, 3/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ अमोनिया। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आएगी। ये रफ कर देता हूँ ताकि नीचे जगह थोड़ी मुझे मिल जाए आपको ये वाला समझाने के लिए। अब यहाँ से देखिए हमें मालूम है अमोनिया का रेट कितना है। रेट ऑफ अमोनिया हमारे लिए आया था यहाँ से 10 टू दी पावर -2 मोलैरिटी पर सेकेंड के बराबर। तो यहाँ पे हम इसका रेट पुटअप करते हैं 10 टू दी पावर -2। तो ये देखिए कितना होता है 3/2 1.5। तो रेट ऑफ H2O यहाँ से आपके सामने आ गया 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 मोलैरिटी पर सेकेंड के बराबर। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। तो आपने खुद देखा कि ये एक्सप्रेशन कितनी कमाल की होती है, ये तरीका कितना कमाल का होता है। एक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थी, सबकी कुंडली आप निकाल सकते हैं अगर आपको इसमें एक पंडित मिल जाए। एक पंडित मतलब यही, एक के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चली, सबका आप एकदम जो भी इतिहास है वो बता सकते हैं इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए। एकदम कमाल की होती है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इसे यूज़ किस तरह से करना है। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली इसीलिए सेलेक्ट किया था ताकि आपको इसका यूज़ समझा सकूँ कि इसको यूज़ कैसे आपको करना है। आप समझ भी गए होंगे। तो चलिए आगे एक और अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत सा बेहतरीन सा हम लोग देख लेते हैं, जो बेस्ड है किस पर? ग्राफ पर, कि ग्राफ से हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे रेट को। देखते हैं, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ से पहले आपको ना इक्वेशन दी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एज से
एन बी, ये बोल रहा है एक कोई जनरल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन कि ए मुझे फॉर्म करके दे रहा है n टाइम्स ऑफ बी, और इसके लिए जो ग्राफ आपको बना के दिया है, ध्यान से देखिएगा ग्राफ को, ग्राफ जो आपको बना के दिया है वो है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। मैंने आपको कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए बना कर दिखाया था इंडिविजुअली, याद है ना। लेकिन इस क्वेश्चन वाले भाई साहब ने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, एक ही में ना दोनों ग्राफ बना दिया है। एक ग्राफ आपको इस तरह से बना के दिया है, ये 0 से टाइम बढ़ने के साथ साथ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब ये ग्राफ किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए है। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट कौन है, बी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्राफ किसके लिए है, बी के लिए है। और एक ग्राफ उसने आपको कुछ इस टाइप का बना के दिया है ऐसा। तो ये देखिए टाइम बढ़ने के साथ साथ कंसंट्रेशन की वैल्यू घट रही है, तो ये वाला ग्राफ किसके लिए होगा, ए के लिए होगा। बिल्कुल बात आ गई ना आपको समझ में। अब यहाँ से देखिए एक पर्टिकुलर टाइम 1 सेकेंड पर, यहाँ पे 1 सेकेंड कहीं यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पे है 1 सेकेंड, और इस 1 सेकेंड पे आपको दे रखी है वैल्यू ए की, मतलब ये आपके ए के लिए जो कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखा है, ए के लिए वैल्यू मुझे गिवन है यहाँ पर 0.5 के बराबर, और कह रहा है मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना है रिएक्टेंट का, 0.6 है। ये आपको मोलैरिटी में गिवन है, टाइम आपको किस में गिवन है, सेकंड में, ये भी लिख लेंगे। अच्छा आगे यहाँ से बी के लिए भी मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, और बी के लिए वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, बी के लिए वैल्यू है 0.3 के बराबर, 0.3 मोलैरिटी के बराबर। आपसे कह रहा है कि आप n फाइंड करके बताइए कि कितना होगा, फाइंड n इज इक्वल्स टू व्हाट। समझ में आ गई बात। अब ये क्वेश्चन देखते ही ना एकदम तन बदन के तार हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे n की वैल्यू बतानी है। n है क्या मेरे लिए, बच्चे को तो पहले ना n देखते ही अरे ये n की वैल्यू, ये ग्राफ से मैं तो कहीं n ग्राफ में दिख ही नहीं रहा है, कैसे निकाला जाए इसको, तुरंत बाबू राव बन जाते हैं सब इस क्वेश्चन में। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। देखिए आपको बस पता करना है n है क्या, n ये है मोलर कोफिशिएंट, किसके केस में, प्रोडक्ट के केस में, मतलब n फाइनली मोलर कोफिशिएंट है। इतनी जानकारी हमारे लिए बस बहुत है। मोलर कोफिशिएंट किसमें मैंने देखे थे, तो आप याद करेंगे अरे हम तो मोलर कोफिशिएंट देखते हैं रेट एनालिसिस वाली इक्वेशन में, मतलब अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं रेट एनालिसिस, आप ऐसे ही बोलेंगे ना। तो ये आपका स्टाइल था और यही स्टाइल आपको अप्लाई भी करना होगा। n मोलर कोफिशिएंट है ना, बस इतना आप जान जाइए, आपका काम हो गया। यहाँ पर सिंपली लिख लीजिए इस वाली इक्वेशन के लिए आप रेट एनालिसिस। ग्राफ आपको यहाँ पे काम के लिए दे रखा है, काम क्या है ना ग्राफ को अभी आपको पता चलेगा। इसके लिए अगर आप एक्सप्रेशन लिखें तो देखिए क्या बनेगी, रेट ऑफ ए, उसका मोलर कोफिशिएंट कितना है 1, तो उसे हम नहीं लिखते हैं, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बी डिवाइड बाई इट्स मोलर कोफिशिएंट जो कि कितना है n। समझ में आ गई ना बात आपको, बिल्कुल आ गई। अब बताइए अगर यहाँ पर किसी तरह से आपको a का और b का रेट पता चल जाए तो आप n बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल लेंगे। अब रेट ऑफ ए रेट ऑफ बी हमें पता कैसे चलेगा, ये था हमारा टारगेट, तो वो मुझे पता चलेगा ग्राफ से, क्योंकि यहाँ पर मुझे दोनों के लिए कंसंट्रेशन सब टाइम वगैरह सब कुछ गिवन है तो मैं निकाल लूँगा। अब देखिए यहाँ से अगर मुझे ए का रेट निकालना है तो ए का रेट क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज इन टाइम, मॉड लगाएंगे। ए के कंसंट्रेशन में देखिए चेंज कितना आ रहा है। अब ना यहाँ से आपका काम थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि आगे आप वर्क तब कर पाएंगे अगर आपको ग्राफ को स्टडी करना आता होगा, ग्राफ का एनालिसिस करना आता होगा। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर है 0 सेकेंड, यहाँ 1 सेकेंड है। 0 सेकेंड पर हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, ए के लिए, तो ए की वैल्यू कितनी है 0.6 है। समझ में आ गई बात। ये क्या है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है ए का। ए का फाइनल कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें 1 सेकेंड ही टाइम इंटरवल मालूम है, आगे किसी टाइम पे मुझे जानकारी है नहीं, तो मैं इसी को यूज करके चलूंगा। 1 सेकेंड पर ए का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 0.5 हो गया, 0.6 से बदल के घट गया। मतलब चेंज कितना आया, देखिए चेंज आया फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 0.5 माइनस में 0.6। कोई डाउट नहीं। अपॉन में चेंज इन टाइम,
तो देखिए टाइम में कितना चेंज आएगा 1 सेकेंड का, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 सेकेंड, या फिर आप ले 1 - 0 करके भी लिखेंगे तो 1 ही आएगा फाइनली। बात आ गई ना समझ में। यहाँ से देखिए ए का रेट कितना आएगा, माइनस में 0.1 बचेगा लेकिन मॉड की वजह से पॉजिटिव, तो 0.1 डिवाइड बाई 1 का मतलब ओवरऑल क्या होता है 0.1 मोलैरिटी पर सेकेंड, क्योंकि कंसंट्रेशन दिया है मोलैरिटी में और टाइम सेकेंड में। ए का रेट मिल गया। अब किसका रेट निकालना है भाई साहब, बी का रेट निकालना है। बी का रेट हमें कैसे पता चलेगा, बिल्कुल ग्राफ से ही पता चलेगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में चेंज इन टाइम फॉर बी। बी की अगर हम बात करें तो देखिए 0 सेकेंड पर बी का कंसंट्रेशन कितना है, 0 है, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है बी का, और 1 सेकेंड पर बी के कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है 0.3, तो ये फाइनल कंसंट्रेशन है बी के लिए। चेंज कितना होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 0.3 माइनस 0 अपॉन में चेंज इन टाइम, इसके लिए भी कितना है 1 सेकेंड, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 1। आर बी इज इक्वल्स टू 0.3 माइनस 0, तो आजकल 0.3 ही आता है, डिवाइड बाई 1, तो मतलब ये फाइनली कितना आया 0.3 मोलैरिटी पर सेकेंड। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। अब आर ए आर बी मिल गया, तो चलिए एन के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर आर ए आर बी की वैल्यू पुट करिए, तो आर ए कितना है 0.1 इज इक्वल्स टू आर बी कितना है 0.3 अपॉन में एन। n इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाई 0.1, तो फाइनली ये हमें कितना मिलेगा 3 के बराबर, मीन्स n की वैल्यू है कितनी 3। ये हो गया हमारा आंसर। एज सिंपल एज इट इज, एकदम आराम से, कोई डाउट नहीं। कंफ्यूज करने के लिए आपको इतनी सड़ी सी इक्वेशन उसने बना के दी है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, उसे समझ में ना आए कि करना क्या है। पहली बात ना, तो एक हमारे मन में डर होता है ग्राफ के लिए। हम सब जहां ग्राफ देख लेते हैं ना, पता नहीं क्या हो जाता है, हम सोचते हैं अरे ये क्वेश्चन तो हमसे बनने वाला नहीं है, दुनिया हिल जाती पूरी की पूरी। लेकिन इसमें दुनिया हिलने जैसा कुछ भी नहीं था, आपने खुद देखा। ग्राफ तो जहां आ जाए ना वहां क्वेश्चन और आसान हो जाता है। ग्राफ एकदम समझ लीजिए जान होता है क्वेश्चन की। ग्राफ बनाना तो वहां सब कुछ आसान, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, सब कुछ दिखता है आपको ग्राफ में, बस देखना आना चाहिए। और देखना कब आएगा, जब आप वीडियो अच्छे से देखेंगे, रेगुलरली देखेंगे, और जो भी नोट्स बनाएंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। बात आ गई ना समझ में, तो ठोकिए लाइक तुरंत जाके। तब तक हम लोग अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर लेते हैं, फटाफट एकदम करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 को बताने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा एक बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसके बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बात आई ना समझ में। अच्छा चलिए एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ, तब फिर बताता हूँ कि क्यों नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन है 2 टाइम्स ऑफ SO2 प्लस O2 से 2 टाइम्स ऑफ SO3, एक इक्वेशन दे रखी है। आगे आपसे कह रहा है इफ फॉर्मेशन रेट ऑफ SO3 इज 120 ग्राम पर लीटर सेकेंड, देन फाइंड डीकम्पोजिशन रेट ऑफ O2 इन ग्राम पर लीटर सेकेंड। समझ में आया क्यों नहीं कर पाएंगे? आप बोलेंगे अरे इसमें कठिन क्या है, इसमें हमें एक इक्वेशन दे रखी है। बिल्कुल दे रखी है, आपको SO3 का रेट भी दे रखा है। आप बोलेंगे अरे डायरेक्टली रेट दिया है, तब तो और मेरा काम आसान है, रेट एनालिसिस लगाऊंगा, O2 का डीकम्पोजिशन रेट पूछ रहा है, निकाल लूंगा फटाक से। लेकिन वहां से आपका आंसर आ जाएगा गलत। क्यों गलत आएगा, इसी को मैं आपको बताता हूं अब कि क्यों आपका आंसर आएगा गलत जब आप इस क्वेश्चन में रेट एनालिसिस को अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत धाकड़ कॉन्सेप्ट है, और एक तरीके से हम अगर बोले तो रेट एनालिसिस के लिए ये एक बेड़ी के समान है। बेड़ी मतलब समझते हैं जंजीर, जो इसे जकड़ लेता है कि अब तुम इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस केस में होता देखिए ये है कि हम जो ये करते हैं आर ए अपॉन में x इज इक्वल्स टू आर बी अपॉन में y इज इक्वल्स टू आर सी अपॉन में कुछ भी ले लीजिए, n इज इक्वल्स टू आर डी अपॉन में m। ये जो काम हम करते हैं ना इंडिविजुअल रेट्स को, उनके मोलर को, जैसे यहाँ पे इक्वेशन अगर बनाए तो देखिए क्या बनेगी, x टाइम्स ऑफ a प्लस y टाइम्स ऑफ b से n टाइम्स ऑफ c प्लस में m टाइम्स ऑफ d। इस इक्वेशन के लिए ये हमारा रेट एनालिसिस का एक्सप्रेशन हो गया।
तो हम ये जो काम करते हैं ना कि रेट इंडिविजुअल रेट्स इक्वल किए मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड लगा के, ये देखिए आर ए आर बी आर सी आर डी इंडिविजुअल रेट है आर ए आर बी आर सी आर डी के, और एक्स वाई एन एम क्या है मोलर कोफिशिएंट्स है। तो ये जो काम हम करते हैं ना मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड करके इक्वल करके रेट एनालिसिस लिख दिया, ये हम सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं जब मेरा जो रेट हो वो मुझे मोल पर लीटर सेकंड की यूनिट्स में दिया हो। समझ में आ गई बात? यहाँ पर ये लीटर सेकंड जरूरी नहीं है, लीटर सेकंड तो कुछ भी बदल के कर सकता है क्योंकि ये तो मेरी वॉल्यूमेट्रिक और टाइम की यूनिट है। लीटर को वो मिली लीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब वगैरह में, सेकंड को मिनट आवर्स किसी में भी दे सकता है। जरूरी हमें यहाँ पर क्या देखना है, मोल को। अगर मेरा रेट मोल के टर्म्स में दिया हुआ है तभी मैं यहाँ पर इक्वलिटी लगाता हूँ, ये सब आपस में इक्वल होते हैं। बात आई समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो नीचे मैं टर्म्स लिख रहा हूँ ना, ये क्या है, ये मोलर कोफिशिएंट है। मींस मोल का इन्वॉल्व होना रेट के टर्म में जरूरी है। मोल के टर्म्स में अगर दिया है ना तो मैं यहाँ पर कर दूंगा अपना काम आराम से, इक्वल करके लिख सकता हूँ। मतलब इस केस में मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर गलती से मेरा रेट कभी किसी और यूनिट जैसे ग्राम पर लीटर सेकेंड वगैरह, या फिर किलोग्राम पर लीटर सेकेंड वगैरह, या फिर और इसी तरह से मिलीग्राम पर लीटर सेकेंड, मतलब मोल को हटा के किसी और यूनिट में दे दे, वेट के फॉर्म में दे दे, तब ये जो मेरा मेथड होता है ना, ये इक्वलिटी वाला कि आर ए अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू आर बी अपॉन में वाई, ये आपस में बराबर तब नहीं होंगे। बात आ गई ना समझ में? कब नहीं होंगे? जब ये मुझे रेट की यूनिट ग्राम पर लीटर सेकंड वगैरह में दे देगा, जैसा कि मुझे इस वाले क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन पे अगर आप फिर से गौर करें तो यहाँ पे आपको SO3 का रेट ग्राम पर लीटर सेकंड में दिया गया है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप रेट एनालिसिस डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अब एक विचार और मन में यहाँ से आता है, ये तो आप समझ गए कि कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे। अगर मोल के टर्म्स में यूनिट दी होगी तो हम यहाँ पे इक्वल वाला ये काम करेंगे, रेट एनालिसिस लगाएंगे। अगर ग्राम मोल के यूनिट में नहीं दिया है, किसी और यूनिट में दिया है तो नहीं लगाएंगे। मतलब रेट एनालिसिस आपस में इक्वलिटी लगा के हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। अरे बिल्कुल कर पाएंगे भैया, कैसे कर पाएंगे वो अभी बताता हूँ। लेकिन क्यों नहीं करेंगे? जब ग्राम में ये दे दिया हमें रेट, तो हम इसे इक्वल आपस में क्यों नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन भी आपके मन में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि देखिए यहाँ पर ये जो हमने लिखे हैं एक्स वाई एन एम, ये है मोलर कोफिशिएंट जो कि मोल से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे भाई साहब हमें अब वेट दे दिया है, तो वेट के लिए भी आप यही मोलर कोफिशिएंट यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पर वेट देने के कारण अब आप ये मोलर कोफिशिएंट जो मोल से रिलेटेड है वो यूज नहीं कर सकते। अब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और भेजा चलाना पड़ेगा। तो और भेजा आप ये चलाएंगे कि हम अगर किसी तरह से इन्हीं मोलर कोफिशिएंट को वेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तब तो मेरा काम बड़े आराम से हो जाएगा ना। तो अब आपने जाके एकदम सही दिमाग चलाया है। अगर मेरी यूनिट रेट की मुझे ग्राम में मतलब वेट के फॉर्म में दे दी है, तो मैं आराम से उसे क्या कर दूं, मोलर कोफिशिएंट्स को ही वेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, मेरा काम आसान हो जाएगा। ओवरऑल आपको करना क्या है, देखिए मैं बताता हूं। जब भी कभी आपको ग्राम, किलोग्राम या मिलीग्राम किसी में भी दे दे, आप बस करिए यही ना कि सिंपली रेट एनालिसिस वाली एक्सप्रेशन लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक जनरल रिएक्शन के लिए बताऊं, N2 + 3 टाइम्स ऑफ H2 से 2 टाइम्स ऑफ NH3, इसी के लिए हम देख लेते हैं। इसके लिए अगर मेरा रेट किस में मुझे गिवन है, मान लीजिए ग्राम पर लीटर सेकंड में, और मुझसे कह रहा है कि आप बताइए इंडिविजुअल रेट्स कैलकुलेट करके, तो आप करेंगे क्या? आपको बस करना ये है ना कि जो भी रेट वाली एक्सप्रेशन आप लिखते थे पहले ऐसे ही लिख लीजिए। तो रेट ऑफ N2 डिवाइड बाई इसका मोलर कोफिशिएंट जो कि कितना है 1 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ H2 डिवाइड बाई इसका मोलर कोफिशिएंट जो कितना है 3 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ NH3 डिवाइड बाई इसका मोलर कोफिशिएंट 2। बात आ गई समझ में? ये लिख लिया। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ इतना लिखने से तो मेरा काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि रेट किस में दिया है, ग्राम में। ये कब लिखेंगे? जब मोल में दिया होगा। ठीक,
अब यहाँ पे हम करें क्या, देखिए मैंने क्लास 11th में पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मास अपॉन में मोलर मास। बात आई समझ में? मुझे ना वेट को कन्वर्ट करना है मोल के फॉर्म में, तो देखिए वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, यानी कि mm। बात आई ना समझ में? यही मॉलिक्यूलर वेट, इसे ही हम मोलर मास भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है, वेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वेट के फॉर्म में मुझे मिल गया तब तो मैं अपना काम आराम से अब यहाँ कर लूँगा। तो अब देखिए आपका दिमाग एकदम सही चला है। ये मोलर कोफिशिएंट आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को। बस इसमें आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, मोलर मास से करना है। तो देखिए जिसके लिए हम रेट एक्सप्रेशन यूज करना है उसका मोलर मास लिखेंगे। जैसे यहाँ N2 का टर्म है तो N2 का मोलर मास कितना होता है, एक एटम का 14, तो दो एटम का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इंटू 28 करते ही ना अब ये आप यूज कर सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन एक ही में तो करना नहीं, सब में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 इंटू H2 का मोलर मास कितना होता है 2, और NH3 का कितना हो जाएगा, 1 14 प्लस 3 17, तो यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जब ये आपने मोलर मासेस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये जाके फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, आपका मोल्स में, सॉरी वेट के फॉर्म में। देखिए ये मोल इंटू मोलर मास, अब ये वेट बन गया। अब वेट बन गया ना तो आप ये एकदम सिंपली अब इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से किसी भी इक्वेशन के लिए जिसमें आपको रेट ग्राम, किलोग्राम या फिर किस में दिया हो। बस ध्यान क्या रखेंगे, यहाँ पे हमने ग्राम में रखे हैं मोलर मासेस, अगर हमें ग्राम में दिया हुआ है रेट तो किलोग्राम में देता तो हम भी इसे किस में कन्वर्ट करके रखते, किलोग्राम में। बात आ रही है आपको समझ में? अब यहाँ से मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप एकदम नोट डाउन कर लीजिए, एकदम धाकड़ भयानक कॉन्सेप्ट है ये, जो मालूम ना हो ना तो वास्तव में एकदम दुनिया हिल जाती है। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से मैं क्विकली एकदम रीड कर देता हूँ आपके सामने, पढ़ तो दिया ही था मैंने, एक बार फिर आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है 2 टाइम्स ऑफ SO2 प्लस O2 से 2 टाइम्स ऑफ SO3 हमें दिया है। तो 2 टाइम्स ऑफ SO2 प्लस O2 से 2 टाइम्स ऑफ SO3 ये हमें गिवन है। हमसे कह रहा है कि अगर रेट ऑफ SO3 जो है वो कितना है, 120 ग्राम पर लीटर सेकेंड। भाई साहब बहुत गौर से देखिए, गौर से देखिए इस टर्म को, ग्राम पर लीटर सेकेंड ये दिया हुआ है यहाँ पर, इसीलिए आप यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते क्या, रेट एनालिसिस मोल के टर्म्स में। अब आपसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ O2 की फॉर्मेशन रेट ऑफ O2 कितना है, करना क्या है आप समझ ही चुके हैं। बस धड़ाधड़ रेट वाली एक्सप्रेशन लिखिए। तो रेट ऑफ SO2, अच्छा सबके लिए क्यों लिखें, हमें काम किससे किससे, हमें SO3 के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, O2 के बारे में पूछ रहा है, रिएक्शन बैलेंस है ये हमने पहले ही चेक कर लिया है। तो बस अब सिंपली काम करते हैं ना, इन्हीं दोनों के लिए लिखते हैं, क्यों इसको फर्जी कष्ट दें। तो रेट ऑफ SO3 डिवाइड बाई 2 दिख रहा है आपको, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ O2 डिवाइड बाई 1। अब आप बोलेंगे अरे सर SO3 बाद में दिया है तो आप SO3 का बाद में लिखिए। अरे भाई साहब ये सब आपस में इक्वल है, किसी का भी पहले लिख लीजिए, किसी का भी बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ O2, तो डिवाइड बाई 1 है तो रेट ऑफ O2 ऐसे ही सिंपली लिख सकते हैं। SO3 का रेट मुझे कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। बात आई ना समझ में? तो यहाँ पर मैं रखूँगा कितना, 120, लेकिन उससे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि ये ग्राम पर लीटर सेकेंड में दिया है, इसलिए SO3 के मोलर मास से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके कैलकुलेशन हमारी सही उतरेगी। समझ में आई बात? और साथ ही साथ में क्या करना पड़ेगा, ये जो रेट ऑफ O2 दिया है ना, इसका मोलर कोफिशिएंट कितना था, 1 था। तो यहाँ पे भी आपको इसके टर्म में मल्टीप्लाई करके चेंज करना पड़ेगा, किसमें, वेट में। आप ऐसा मत गलती करिएगा कि O2 का तो रेट निकाली ना, इसके में क्यों करें, इसके में भी करना पड़ेगा। तो SO3 का मोलर मास कितना होगा, सल्फर का होता है 32, 3 इंटू एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये कितना हो गया 48, और 32 प्लस 48 हमारे लिए कितना हो जाएगा यहाँ से 80 के बराबर। ठीक है ना, देखिए ये 2 ऐड कर देंगे तो 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80, तो ये हो गया 80 इंटू 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 30,
2। बात आ गई आपको समझ में। अब आप यहाँ से देखिए O2 का रेट निकाल सकते हैं। RO2 इज इक्वल टू कितना आएगा 32 अपॉन में 2 इंटू में 80 इंटू में क्या है यहाँ पे रेट ऑफ SO3, और रेट ऑफ SO3 हमें कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। 120 ग्राम पर लीटर सेकेंड दिया है तो 120 यहाँ पे रख दिया। समझ में आई बात। यहाँ से देखिए 0 से कैंसिल आउट हो गया आपका 0, 2 से आपका कैंसिल आउट हो गया ये 6 टाइम्स में, फिर ये 2 से आपका कैंसिल आउट होगा 3 और 4 टाइम्स में, यहाँ से 4 से आपका 32 कैंसिल होगा 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, और फिर फाइनली 8 3 जा कितना हो गया आपका 24। तो रेट ऑफ O2 यहाँ से आपका कितना है 24 ग्राम पर लीटर सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। यह इसी यूनिट में हमसे रेट को कैलकुलेट करने के लिए बोला था। हम बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे इन टर्म्स का कि ये हमें मोलर मासेस से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसको देखते हुए, इस यूनिट को देखते हुए। समझ में आ गई ना बात आपको। तो ये था ओवरऑल एक बढ़िया धाकड़ क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। इनफैक्ट इसी टाइप के नहीं, जितने टाइप्स के मैंने अभी कराए हैं ना, सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में एकदम पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको एज अ होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका मालूम है आपको आंसर कैसे देना है। कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, आंसर सही होगा तो आपको मिलेगा 1 हार्ट, और गलत होगा तो वहाँ पे लिख के बता दिया जाएगा रिप्लाई करके कि आपका आंसर गलत है। एक बार और ट्राई करिए। क्वेश्चन है, फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पर, आप भी सब देख लीजिए, मैं बोल भी दे रहा हूँ, एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दे रखी है जो अभी इतने देर से हम यूज़ करते हुए आए थे, N2 + 3 टाइम्स ऑफ H2 से 2 टाइम्स ऑफ NH3। ये हैबर्स प्रोसेस होती है अमोनिया की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए। 10th क्लास में आप सभी पढ़ के आए हैं, इनफैक्ट 11th में भी आपको पढ़ाया गया होगा, ये थर्मोडाइनमिक वगैरह चैप्टर में सारी चीज़ें हैं। अब आगे आपसे कह रहा है इफ़ डीकम्पोजिशन रेट ऑफ H2 इज 0.001 किलोग्राम पर लीटर R। अगर H2 के डीकम्पोजिशन का रेट आपसे कह रहा है 0.001 किलोग्राम पर लीटर R है, यानी किलोग्राम प्रति लीटर घंटा। समझ में आ गई बात। तो देन फाइंड रेट ऑफ NH3 इन किलोग्राम पर लीटर R। तो आप NH3 का फॉर्मेशन रेट फाइंड करिए इसी यूनिट में, यानी किलोग्राम पर लीटर R में। इस क्वेश्चन में देखिए मैं एक छोटा सा बस आपको हिंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, यूनिट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किलोग्राम पर लीटर आवर में मुझे यूनिट दी हुई है, तो आपको जो भी कैलकुलेशंस वगैरह यहाँ करनी होंगी ना, वो यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए ग्राम किलोग्राम कन्वर्जन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसी के साथ में आज की हमारी ये सभा समाप्त होती है। आज की ये क्लास यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि रेट लॉ किसी केमिकल इक्वेशन के लिए किस तरह से लिखा जाता है, रेट लॉ यानी हिंदी में जिसे वेग व्यंजक कहते हैं क्या होता है, और किस तरह से हम इसका यूज करते हैं केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने में और उनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस करने में। तब तक के लिए आपको करना ये है कि ये होमवर्क करके तुरंत जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट करना है, क्योंकि कुछ बच्चों से मुझे इस मामले में थोड़ी शिकायत है, वो लोग अपने आंसर्स कमेंट नहीं करते। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो एकदम तुरंत इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स करते हैं। अभी वीडियो यहाँ पे हुई नहीं पब्लिक, तुरंत उनके आंसर विदिन 5 मिनट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उन बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स मेरी तरफ से। और साथ ही जो बच्चे नहीं करते हैं ना, वो थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पर, बिकॉज आखिर हम कर किसके लिए रहे, आपके लिए ना। आप अगर सिंसियर होंगे तो हम और अच्छे कर सकते हैं, तो इस वजह से अपना काम आप एकदम प्रॉपरली करिए। टिल देन मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। बाय।